सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी तातारा व मीरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। देखिए, जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से और कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सचमुच के रूप में ये घटित हुए हों, लेकिन जिस रूप में हमें ये सुनने या पढ़ने को मिलती हैं, इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या कोई ना कोई सीख भी निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई जी ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत जो पाठ है तातारा व मीरो कथा, इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था और पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। निकोबारी जिसे बेहद प्रेम करते थे, वह नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। पूरे द्वीपवासियों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके त्याग की वजह से उसकी चर्चा होती थी, सब उसका आदर करते थे, मुसीबत में उसे याद भी करते थे और गांव के लोग उसे अपने पर्व त्योहारों के समय विशेष रूप से आमंत्रित करते। आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मीय स्वभाव, पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तातारा कभी तलवार को अपने से अलग न होने देता और दूसरों के सामने कभी उसका उपयोग न करता। उसकी साहसिक कारनामों की चर्चा थी। उसकी तलवार भी एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम का समय था। तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। वहाँ वह सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाटें आ रही थीं और उस समय वह बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहारने लगा। तभी कहीं से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो उसकी तरफ बहता हुआ आ रहा था और गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा और वह विवश होकर उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से गायन की गीत के स्वर बढ़ रहे थे। तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहार रही थी और एक श्रृंगारिक गीत गा रही थी। उसे पता ही न चला कि कब कोई अजनबी युवक उसे ताके जा रहा है। अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह हैरान हो गई। उसके मन के अंदर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, लेकिन उसने संयत होकर बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह घूरने और असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, ये तुम भी जानते हो। तातारा तो मानो सुध-बुध खोए हुए था। उसने जवाब देने के स्थान पर
पुनः प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। युवती ने कहा, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा ने फिर कहा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब युवती झुंझला उठी। उसने कड़े स्वर में कहा, धीरता की हद है। मैं तुमसे परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वे जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। तब उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। और ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसके चेहरे पर एक सच्ची विनय थी। जाने से पहले उसने उसका नाम भी पूछा। तब एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में गूंजी, वामीरो। वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, ज़रूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। घर पहुंचकर वामीरो भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस कर रही थी। बार बार ततारा का चेहरा उसके सामने आ जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु थोड़ी देर बाद उसे ये समझ आया कि यह असंभव है। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे और किसी तरह अगला दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए तो मानो पूरे जीवन की एक अकेली प्रतीक्षा थी। उसके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंचा। वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। वह दूर दूर नारियल के झुरमुटों में नज़र दौड़ाता। तभी उसे एक आकृति कुछ साफ होती दिखाई दी। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह छुपते हुए आगे बढ़ रही थी। ततारा के सामने आकर वह ठिठक गई। दोनों शब्दहीन था। कुछ था जो दोनों के अंदर भीतर बह रहा था। वे एकटक निहारते हुए वहाँ कब तक खड़े रहे। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। दोनों रोज उसी जगह मिलते, मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु असफल रहे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पशु पर्व में पशुओं के अतिरिक्त प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों के शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते। नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन ततारा का मन तो वामीरो को ढूंढ रहा था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से जैसे उसे कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की तो वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। ततारा विभल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी।
ततारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या ना करे। वामीरो के रोने का स्वर सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पहुँची, जो कि उन दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति के सामने यह दृश्य ततारा को अपमानजनक लगा और इस बीच गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। ततारा को अपमानित किया गया। ततारा के विरोध में आवाज़ें उठने लगी, लेकिन ये अब ततारा के लिए असहनीय था। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली, कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार बढ़ रहा था और लोग सहम उठे। एक सन्नाटा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध को रोकने के लिए उसने पूरी शक्ति से अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और बड़ी ताकत से खींचते हुए उसे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ले जाने लगा, जहाँ एक लकीर खींच गई और वहाँ पर एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को वह चाकता जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। और उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर के बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, किंतु उसका भी कोई सुराग न मिला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। वामीरो ततारा की त्यागमयी मृत्यु शायद ये एक सुखद परिवर्तन था। कहा जाता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है, बल्कि उसके बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। और यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। धन्यवाद।